हेलो दोस्तों। और क्रूल मुरीम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुईसो बोल रहा होता है कि मैं सोने जा रहा हूँ यार। और सोमन बोलता है तुम आलसी बास्टार्ड। और हुईसो तुम नहीं उठने वाले क्या? तो हुईसो बोलता है कि पुराने समय से संतों ने कहा है कि अति हमेशा दुर्गति करती है और ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं। सोमन बोलता है तुम बस अपना मुंह ही कुछ ज्यादा चलाते हो और एक मुक्का मारता है। तो हुईसो उसके हाथ को आराम से पकड़ लेता है और बोलता है कि अब अपने हाथ को छोड़ दो ओल्ड मैन। और गुस्से से हमेशा सारी बीमारियों का जड़ गुस्सा ही होता है, या आपने नहीं सुना क्या? तो सोमन नीचे से एक लात मारता है और बोलता है कि तुम्हें यह पता और फिर भी अपने पिताजी को गुस्सा दिला रहे हो। और हम देखते हैं कि हुईसो वहां पर हवा में उड़ रहा होता है और बोलता है कि आप मेरे सामने कोई मैच नहीं रहे हो पिताजी। और सोमन मन में सोचता है कि वो हवा में उड़ने वाली टेक्निक इतने आराम से इस्तेमाल कर रहा है। और वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे तुम्हें आलसी करती जा रही है। और पीछे से दादाजी आते हुए बोलते हैं कि हाँ, और हुईसो के एक्शन से मुझे याद आ रहा है कि आखिर तुम लंबे समय पहले कैसे थे। सोमन बोलता है दादाजी, और भले मैं अपनी याददाश्त कितनी भी सोच लूं लेकिन मुझे नहीं याद है कि मैं बिल्कुल भी उसके जैसा था कभी। दादाजी बोलते हैं कि अपना हाथ अपनी छाती पर रखो और सोचो और इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और कोई बोलता है कि आखिर अब इस समय के दौरान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो सोमन बोलता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी शराब है जिसको कि मैंने 3 साल पहले बनाने के लिए रखा था और कल के दिन इसका पूरे दिन हो चुके एकदम सही। और जरा इसको चखिए। और वहां पर येंगपुंग और दादाजी दोनों होते और वो एक एक कप पीते हैं। दादाजी बोलते हैं कि वाह, और इसका स्वाद अमेजिंग है और साथ ही में इसकी गंध वगैरह भी एकदम मस्त है। यांगपुंग बोलता है कि वाह, और मेरी स्पिरिट सच में पूरी एनर्जी से भर चुकी है और मेरे पूरे शरीर में मतलब कुछ अलग ही गुदगुदी हो रही है। दादाजी बोलते तो ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम बिना किसी कारण के ये चीज यहाँ पर लेकर आए हो, तो चलो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। सोमन बोलता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दादाजी बोलते आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा कुछ नहीं, और ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर दिख रहा है मुझे। और सोमन बोलता है कि अरे यार। दादाजी बोलते हैं हाँ मुझे पता था, और आखिर तुम क्या चाहते हो? सोमन बोलता है कि हुई सो अब 20 साल का हो चुका है। दादाजी बोलते हैं वो तो मुझे भी पता है। सोमन बोलता है कि और उसके पिताजी के रूप में मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको सही रास्ते पर ले जाऊं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह जब सभी लोग खाना खा रहे होते तो हुई सो बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? और सभी यहाँ पर बैठे होते। सोमन बोलता है क्या तुमने सुना नहीं क्या? और तुम्हें कल के दिन हैनान की तरफ जाना होगा। और हैनान मतलब कि जो सिचुआन से भी बहुत ज्यादा दूर वाली जगह है वहां की बात कर रहा है। और हुईसो बोलता है कि आखिर मुझे हैनान में क्यों जाना होगा? और वहां पर हम देखते हैं कि नेमगोंग है और साथ ही में हुआनिया दोनों बैठी होती है। और हाँ सही कहा, और हुआनिया इतने समय से एक लड़की थी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताने की कोशिश की और नहीं पता चला तो मुझे मत बोलना। और ये मेरी गलती नहीं है कि राइटर ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सारी चीजें ही स्किप कर डाली। बच्चे कब हो गए बड़े कब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। और दादाजी और जियांगपुंग वहां पर खा रहे होते। सोमन बोलता है कि जो तुम्हारी दुल्हन है, होने वाली बीवी, वो हैनान के अंदर है। फिर सो बोलता है क्या दुल्हन? और सोमन बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है ना, जनरेशन टू जनरेशन जो हमारे शादी के लिए हाथ है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। और अब तुम 20 साल के हो चुके हो और ये समय है कि तुम हमारे परिवार के और ज्यादा जनरेशन को आगे कंटिन्यू करो। और लंबे समय पहले से ही तुम्हारी एक बीवी थी। और हुईसो बोलता है कि एक मिनट, क्या ये हो सकता है कि मेरी जो दुल्हन है वो हैनान के अंदर है? सोमन बोलता है कि हाँ। हुईसो बोलता है कि आखिर तुमने ये कब और किसके साथ में ऐसा वादा कर दिया? सोमन बोलता है कि आखिर और कौन? और हैनान का जो अगला होने वाला लीडर है उसके साथ में। और हुईसो बोलता है कि हैनान फैक्शन का अगला फैमिली लीडर। सोमन बोलता है कि हाँ, और उसका नाम युग ग्योन है। और जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो उसके साथ में मैं दोस्त बन चुका था और अब हम दोनों भाई से भी ज्यादा एकदम करीब आ चुके। और इसी के साथ में वो बोलता है जरा ये देखो। और हुईसो बोलता है कि ये तो एक जेड क्रेस्ट है, एक टोकन वगैरह है ना? तो सोमन बोलता है कि हाँ। और दादाजी मन में सोते आ रहे। और मुझे लगा था कि उसके पास में कोई नया एक्सीलेंट आइडिया होगा लेकिन वो एग्जैक्ट सेम तरीका इस्तेमाल कर रहा जो मैंने किया था। और यहाँ तक कि एक बच्चा भी बेवकूफ़ नहीं बनेगा। फिर सब बोलता है कि पिताजी अगर आप मुझे बेवकूफ़ बनाना ही चाहते हो तो आपको थोड़ा कुछ यकीन न हो ऐसा कुछ बोलना चाहिए नहीं। सोमन बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या और मैं किसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ? और तभी हुआन आप बोलती कि हाँ, और आखिर कौन ऐसे फालतू के झूठ में फंसेगा नहीं? और सोमन बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हुआनिया बोलती कि अब तक तुमने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। और दुल्हन की बात तो छोड़ो, और यहाँ तक कि वो हैनान फैक्शन के होने वाले लीडर की पोती है। और तुम्हें क्या लगता है कि हुई सो ऐसे किसी भी चीज के बारे में मान लेगा जो उसने कभी सुनी भी नहीं? और नेमगोंग ही बोलती कि हाँ सही कहा, और ये सच में काफी ज्यादा ऑब्वियस झूठ है। और वहां पर हम देखते हैं कि यूलजी रेयन भी होती है जो कि 12 साल की होती है। वो मतलब सोमून और नेमगोंग हे की बेटी होती है। आगे हिविसो बोलता है कि मुझे पता है आपने जो चाइना में ट्रेवल वगैरह किया है, और वेल मुझे पता है आपको यही लग रहा हो ना कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी साइकोलॉजी की आप मुझे भी वहाँ पर जानते हुए भेजना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा और इस तरह से ही बोलना चाहिए था ना कि मुझे यकीन हो जाए। और दादाजी मन में सोचते अरे यार ये सब कुछ खत्म हुआ। और सोमन बोलता है कि क्या तुम सच में ये बोल रहे हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हिविसो बोलता है क्या आप नहीं बोल रहे हो? सोमन बोलता है अरे अरे, और अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा था जैसा कि तुम बोल रहे हो तो ऑफकोर्स मैं कोई ऐसी चीज प्लान करता ना और ऐसा ऑब्वियस झूठ थोड़ी बोलता। और हुईसो मन में सोचा एक मिनट, क्या ये बात सच हो सकती है? और सोमन बोलता है कि इत्तेफाक से ऐसा भले ये लग रहा हो जब मैं घर छोड़ के गया वैसा ही है, लेकिन आखिर मैं हमारे 2 एल्डर्स के सामने झूठ कैसे बोल सकता हूँ? और दादाजी मन में सोचते ये
बच्चा कुछ ज्यादा ही अभी जल्दबाजी कर रहा है। सोमन बोलता है मेरी वाइफ। और क्या तुम्हें पता है हेनान फैक्शन का जो सिंबल है वो क्या है? तो हुआनिया बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता। तो यांगपुंग बोलता है कि जो हेनान फैक्शन के गार्डियन का एक ड्रैगन है और वही उनका सिंबल भी होना चाहिए। हुआनिया बोलते हाँ सही कहा, और मैंने सुना तो है कि जो हेनान फैक्शन है वो हमेशा उनके टोकन के ऊपर ड्रैगन का फोटो रखते हैं। सोमन बोलता है हाँ, और एक ड्रैगन जो कि एक मैजिकल पर्ल है और उसके ये सिंबल के रूप में यही टोकन है। वीसो बोलता है कि वो चीज़ों को तो ऐसे ही बनाया जा सकता है और अगर तुम ध्यान से बनाओ तो। और सोमन बोलता है कि जो जेड क्रेस्ट है वो यहाँ पर हेनान फैक्शन का एक सिंबल है और साथ ही में ये सबसे ताकतवर जेड से बनता है, तो ये अगर तुम लोहे से भी इसको मारोगे तो टूटेगा नहीं। तो वीसो उसके हाथ से वो टोकन लेता है और जोर से दबाने लगता है। सोमन बोलता है अब तुम्हें यकीन हुआ? तो वीसो और जोर से दबाता है और बोलता है कि मैं अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। दादाजी बोलते चलो बहुत और लगता है कि तुमने अपने आप को साबित कर लिया। और वीसो बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सोमन बोलता है कि एक लेटर भी आया था कुछ ही दिन पहले, और वो एक बम्बू निकालता है। यांगपुंग बोलता है कि ये एक इटर्नल बैम्बू है जो कि बस हेनान के अंदर ही बड़ा होता है। और एक लड़की बोलती है आखिर इटर्नल बैम्बू क्या है ग्रेट ग्रैंडफादर? और यांगपुंग बोलता है कि इटर्नल बैम्बू बहुत ज्यादा कीमती खजाना है और ये बम्बू लोहे से भी ज्यादा ताकतवर होता है और ये बस हेनान में ही बड़ा होता है और इसीलिए उसको हेनान का इटर्नल बम्बू कहा जाता है। वो लड़की बोलती है आखिर एक बम्बू स्टील से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? यांगपुंग बोलता है इसीलिए तो एक खजाना है और इसको 1000 सोने के सिक्के के साथ में खरीदना भी मुश्किल है। और वो लड़की बोलती वाह ये तो अमेजिंग है। दादाजी बोलते चलो उस लेटर को बाहर निकालो, और आगे वो पढ़ते हुए बोलते हाँ लेटर को देखकर तो लग रहा है ये बात सच है। और आगे वो लेटर हुआनिया को देते हुए बोलते जरा तुम भी देखो, और आखिर तुमने इस इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? और तुम्हें ये सारी चीजें मुझे और तुम्हारी बीवियों को तो बतानी चाहिए थी नहीं। सोमन बोलता ईमानदारी से को तो मैं खुद भूल चुका था कि मैंने ऐसी सब कोई शादी के वादा वगैरह भी किया था और मेरे पास में जेट क्रैश तो था, लेकिन ये बस एक भूतकाल की याद के रूप में था। दादाजी बोलते अरे अरे, और शादी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट है जिंदगी का। सोमन बोलता है कि मैं कोई बहाना नहीं बनाने वाला। दादाजी बोलते हैं कि चलो इतना जो हम देख रहे तो लगता है वो सच ही बोल रहा है। वानिया भी बोलती है कि हाँ दादाजी, और जेड क्रेस्ट और ये लेटर के अंदर जो लिखा है उससे ये समझ में तो आ रहा है कि वो सच बोल रहा है। और यांगपुंग बोलता है कि ये सच में हेनान फैक्शन के लीडर के लिए भी बम्बू का इस्तेमाल करना मुश्किल है और उससे लेटर भेजना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दादाजी मन में सोचते कि आखिर तुम्हें ये जेड क्रेस्ट और बम्बू कहाँ से मिल गया? सोमन ची का इस्तेमाल करके बोलता है कि इसकी तो बात ही मत करो यार, मुझे हजारों न्यांग बिताने पड़े इसको एक जेड क्रेस्ट को लाने के लिए। और दादाजी बोलते यहाँ पर सच में हेनान के अंदर कोई है भी है जिसका नाम युग ग्योन है? तो सोमन बोलता मैंने अपनी रिसर्च की और वो अगला हेनान फैक्शन का लीडर बनेगा। और जब आप ऑलरेडी मेरी मदद कर ही रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें करो ना जिससे कि सिचुएशन एकदम सिक्योर हो जाए। दादाजी बोलते कि मैं चुप रह रहा उसी से तो तुम्हारी मदद हो रही नहीं और तुम्हें और चाहिए। तो सोमन बोलता है कि हमारे घर के पीछे एक शेड ट्री के नीचे मैंने एक और शराब की बोतल छुपा रखी है और वो कई 100 तरह के फूलों की शराब है और इसकी जो सुगंध है सबसे महान है। और दादाजी बोलते हैं हिविसो, और अब तक तो तुम्हें चले जाना चाहिए नहीं। हिविसो बोलता है लेकिन ग्रेट ग्रैंडफादर। तो दादाजी बोलते आखिर हम क्या ही कर सकते नहीं, और एक वादा है जो कि तुम्हारे पिता ने किया है तो तुम इस वादे को ऐसे छोड़ नहीं सकते। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर उनके जो दादाजी होते वो बोल रहे होते कि आखिर तुम कर ही क्या सकते हो नहीं, और ये तुम्हारी पहले वाली जनरेशन का एक वादा था और वो दूसरे परिवार से किया गया तो मैं भी इसमें बीच में नहीं पड़ सकता। तो हिविसो जो होता है वो बोलता लेकिन फिर भी। आगे वो दादाजी बोलते आखिर उस लेटर में वो कौन सी तारीख कही जब वो लोग शादी करने वाले? सोमन बोलता है कि अक्टूबर के बीच का महीना। और आगे वो दादाजी बोलते अरे नहीं, और अभी तो ये सितंबर का महीना चल रहा है नहीं, तो तुम्हें जल्दी जाना होगा, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम लेट हो जाओगे। और सोमन बोलता है कि हाँ उसको हो सके उतनी जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। और आगे वो लोग बोल रहे थे कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और उसको अभी तुरंत तैयार करके यहाँ से भेज दो। सोमन बोलता है कि ठीक है। और आगे सोमन बोल रहा था कि अरे यार, और अभी ऐसा लग रहा है कुछ टाइम पहले तो जैसे तुम एक बच्चे थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम इतने समय में इतने बड़े हो जाओ। और आगे वो गहरी सांस लेता बोलता कि अगर तुम्हारी वो पहले वाली माँ को इस दिन के बारे में पता होता तो आखिर वो कितनी खुश हो जाती। और इसी के साथ में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद में यांगपुंग बोल रहा था कि आखिर तुमने हेनान को ही क्यों चुना इतनी जगह के बीच में? सोमन बोलता कि वो जगह वो चाइना के एकदम अंत में है और मैंने सुना है कि ये सिचुआन से भी ज्यादा दूर है। तो यांगपुंग बोलता कि बस तुम्हारा यही कारण था? सोमन बोलता कि हाँ। और यांगपुंग बोलता अरे अरे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कुछ टाइम बीत जाता है और एक जहाज के ऊपर जो हुईसो होता है वो बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ कर रहा होता है। एक बंदा बोलता अरे यार उसको सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। दूसरा बंदा बोलता हाँ मुझे पता, और कितने दिन हो चुके हैं ना जब से वो ऐसा है। और हुईसो बोलता डैम इट यार, और मैं इसको और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। एक बंदा बोलता है जो सी सीकनेस है ये सच में धीरे धीरे समय के साथ में चली जाती, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी की इतनी ज्यादा खराब हालत देखी हो। और हुईसो बोलता है कि ओह, और मुझे लग रहा है कि मैं जैसे मर जाऊंगा। और डैम इट, ये सी सिकनेस कब रुकेगी? दूसरा बंदा बोलता किसे पता, और नॉर्मली लोग 1 या 2 दिन में ठीक हो जाते, लेकिन तुम थोड़े यूनिक हो यार। हुईसो बोलता है कि डैम इट यार, और अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं जमीन पर चल के ही ट्रेवल कर लेता, भले थोड़ा ज्यादा समय लगता। दूसरा बंदा बोलता है बाय द वे तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, और क्या मुझे कुछ पोरेज वगैरह बनाना चाहिए? तो हुईसो बोलता है हाँ थैंक यू, लेकिन वापस उल्टिया करने लगता है। और इसी तरह से समय बीतता जा रहा होता है और शाम से रात हो चुकी होती है और अगला दिन, और इसी तरह से काफी दिन बीत जाते।
आगे हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में हुई सो जब वहां पर जमीन तक पहुंचता है, वो बोलता है क्या हम फाइनली हैनान के अंदर आ गए, और वो कांपते हुए नीचे आता है और फिर थोड़ी सी मिट्टी उठा के बोलता है कि अरे यार, और ये जो जमीन की खुशबू है ये अमेजिंग है। और फिर बोलता है आखिर मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और हैनान फैक्शन कहाँ पर होगा। और तभी वो एक लड़की से बोलता है एक्सक्यूज मी, तो वो लड़की उसको देखकर चिल्ला के डर के भाग जाती है। और हुई सो बोलता है रुको, और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती कोई मेरी मदद करो, और ऐसा चिल्लाते हुए भाग जाती है। और इसी के साथ में जब वो दूसरी लड़की के पास में जाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, तो वो लड़की बोलती है भगवान, और प्लीज मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वीसो एकदम से चिल्लाता डैम इट, और आखिर तुम माफी क्यों मांग रही हो मुझसे। तो वो लड़की बेहोश ही हो जाती है। आगे वीसो बोलता है कि इससे पहले तुम बेहोश हो जाओ मुझे एक चीज का जवाब दो। वो लड़की बोलती हाँ पूछो। वीसो बोलता है कि आखिर हैनान फैक्शन कहाँ पर है। तो वो लड़की बोलती माउंट सोजी। वीसो बोलता माउंट सोजी कहाँ पर है। वो लड़की बोलती डेंगियान के अंदर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि और टाइम बीतता जा रहा होता है और वीसो कहीं पर जाते हुए बोलता है कि अरे यार, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और तभी वो कुछ सूंघता है और वहां पर एक बंदा जो बोल रहा था कि आपका स्वागत है, लेकिन वीसो फुल स्पीड में जाकर वहां पर टेबल पर बैठ जाता है और वो बंदा उसको देख रहा होता है। उसके कपड़े वगैरह से वो बहुत ही ज्यादा गरीब लग रहा होता है। और तभी वीसो वहां पर 3 सिक्के रखता है। वो इंसान बोलता है आखिर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। वीसो बोलता है कि अल्कोहल और खाना कुछ भी, लेकिन सब्जियों को छोड़कर कुछ भी लेकर आना। और इसी के साथ में बहुत सारा खाना लगाया जाता है और वीसो शराब वगैरह खाना खा रहा होता है और फिर बोलता है चलो अब लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूँ। और तभी कोई बोलता है कि एक हैनान फैक्शन की जो ताकत और अथॉरिटी वो अमेजिंग है नहीं। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और इस तरह से इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। दूसरा एक बंदा बोल रहा था कि हाँ, और जो एल्डर युग चियोन है और साथ ही में जो दूसरा चियोन है वो अगला फैक्शन लीडर बनने वाला, और वो अभी सच में बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशन हो चुका है नहीं। तो वीसो को सुनते हुए मन में सोचा कि हाँ, हैनान फैक्शन की जो रेप्यूटेशन है बहुत अच्छी है यार। और आगे कोई बोल रहा था हाँ, लेकिन उस जगह पर आज के दिन जो शादी होने वाली वो भी अमेजिंग होगी नहीं। और दूसरा बंदा बोलता है ऑफकोर्स, और ये बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है जब इतनी बड़ी पार्टी रखी गई हो। और वीसो मन में सोचा कि आखिर वो लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और आखिर आज के दिन वहां पर कोई शादी है क्या। वीसो बोलता है क्या हैनान फैक्शन में आज शादी है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ सही कहा। वीसो बोलता है आखिर किसकी शादी हो रही है। तो एक काना इंसान बोलता है कि हैनान फैक्शन का जो अगला फैमिली लीडर है, मतलब कि उसके बेटी और साथ ही में उसका जो सबसे बेहतर स्टूडेंट है, उन दोनों की शादी हो रही है। और उन दोनों की शादी कुछ समय पहले होने वाली थी, लेकिन किसी हालातों के कारण अभी वो थोड़ा समय तक पीछे पुश हो गई शादी। वीसो मन में सोचा है कि जो ये शादी थी वो कुछ दिन पहले मेरे साथ में होने वाली थी पक्का, और ये इसलिए चेंज हो गई क्योंकि दूल्हा बस कुछ दिन लेट हो गया। और इसी के साथ में मन में सोचा नहीं, ये नहीं हो सकता यार, और मैं बस 2 दिन ही तो लेट हुआ हूँ जितना वादा किया था उस डेट से, लेकिन आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते, और बस 2 ही तो दिन हुए थे। और वो चिल्लाता कि उन लोगों ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कि आखिर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो शादी होने वाली थी उसकी क्या हालत थी, और उन लोगों ने बस सिंपली एक दूल्हा ही बदल दिया। और आगे बोलता आखिर वो इस तरह का एक्ट कैसे कर सकते हैं। और तभी दूसरे लोगों पर भी वो प्रेशर पड़ रहा था और बोलते आखिर कितना खतरनाक हो रहा है। और हुई सो चिल्लाता कि वो सब गए काम से। और इसी के साथ में वो सभी लोग वहां से भागते बोलते इससे दूर हट जाओ यार। आगे हम हैनान फैक्शन के वहां का सीन देखते हैं जहां पर कि हैनान फैक्शन के अंदर जब शादी हो रही होती है और वो लोग बोलते हैं कि चलो और एक दूसरे को नमस्ते बोलो। और दूर से जो लोग देख रहे होते एक बंदा बोलता है कि ये जो दूल्हा है कुछ ज्यादा खुश लग रहा है, नहीं वो इतना स्माइल कर रहा है। एक और बंदा बोलता है कि हाँ, और वो इतनी ज्यादा ब्यूटी से उसकी शादी हो रही है तो ये नेचुरल है नहीं। और इसका जो नाम है कि हैनान का स्वॉर्डमैन गैंग, और यहाँ तक कि पायरेट्स भी इसके नाम से डर जाते हैं, और वो इस तरह से मुस्कुरा रहा है, इसको जरूर दुल्हन ज्यादा पसंद होगी। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, और वो उसको क्यूट एक्ट करना ही होगा ना, स्माइल करना होगा अगर वो अपनी दुल्हन की अटेंशन चाहता है। और एक और बंदा बोलता है कि हाँ सही कहा। और इसी तरह से वो लोग बोलते हैं ठीक है, और दूल्हा और दुल्हन साथ में ड्रिंक करो। और जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे एक बंदा बोलता है थैंक यू यहाँ पर इस जगह पर आने के लिए। दूसरा इंसान बोलता है ऑफकोर्स, और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। और आगे जो हैनान फैक्शन का एक बंदा होता है बोलता है चलो अल्कोहल और मीट लेकर आओ। और इसी के साथ में जब पार्टी चल रही होती है सभी लोग बोलते हैं कि हमें उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे। तो उसी समय के दौरान वीसो जो होता है वो भी हैनान फैक्शन में आता है और वो बोलता है कि एक लाइन है, जब तुम लोगों के साथ में कुछ भी खेल रहे हो ना तो वो क्रॉस कभी नहीं करनी चाहिए। और तभी एक इंसान बोलता है वेलकम, और प्लीज यहाँ पर लिख दीजिए आखिर आप कहाँ से हो। तो वीसो बोलता है दफा हो जाओ। वो बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी, और आखिर तुम कौन हो। तो वीसो उसको एक मुक्का मार के उड़ा देता और बोलता मैंने कहा दफा हो जाओ। और तभी वहां पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सभी लोग तलवार निकाल लेते और बोलता है कि तुम कौन हो। वीसो बोलता है कि साइड में हट जाओ। सामने वाला इंसान बोलता है मैंने पूछा कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन वीसो एकदम से उसके पास में भी जाता है और उसको भी एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। और दूसरे सभी गार्ड्स देखते रह जाते हैं और हम देखते हैं किसी के साथ में वीसो अपनी जगह से गायब होते हुए उनको डॉज करता है और एक बंदे को मुक्का भी मार देता है। और एक इंसान जब पीछे से कूद कर उसको मारने वाला होता है तो वीसो, और तुम लोगों को बता दो कि वीसो 100 मून से भी ज्यादा ताकतवर है इस वक्त अगर देखा जाए, बस एक्सपीरियंस कम है। और इसी के साथ में वो उन लोगों को भी मतलब पीट पीट के पीछे फेंक देता है। और आगे मन में सोता है मैंने 1 महीने तक यार उल्टिया करता रहा जहाज में, और मेरे पिताजी और परिवार के बीच में जो वादा था उसके कारण, और मैं अपनी जो होने वाली बीवी है उसकी कहीं और शादी होने नहीं दे सकता। और इसी के साथ में वो गुस्से में उस हैनान फैक्शन के अंदर ही जाया जा रहा होता है।
और आगे वो बोलता है ये बस 2 ही दिन हुए थे और अगर वो लोग यही करने वाले थे तो उनको सबसे पहले वादा ही नहीं करना चाहिए था नहीं, और या फिर मैसेज भी नहीं भेजना चाहिए था। और तभी सामने एक बंदा आता और बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हैनान फैक्शन के अंदर ऐसे मुसीबत पैदा करने की। तो ह्वीसो बोलता है कि मेरे पास हर एक कारण है तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा करने का। दूसरा बंदा कहता क्या कहा तुमने? ह्वीसो बोलता है कि बस तुम यहाँ से दफा हो जाओ यार, और उसको एक मार कर उसको भी दूर उड़ा देता है। दूसरे लोग बोलते हैं उस पर हमला करो और उसको मार डालो, और बहुत सारे लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ह्वीसो बस अपने हाथों से उसको पीट पीट कर सभी को साइड में किए जा रहा होता है। और एक जो वो दूल्हा होता है वो बोलता ब्रदर जेंग, और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वो जेंग बोलता मुझे भी नहीं पता। और जो एक मिस्टीरियस आदमी था वो अचानक से आया और यहाँ पर सभी जगह पर तबाही मचा रहा है। दूसरा एक बंदा बोलता बास्टार्ड, और आखिर तुम अचानक से आकर इतने ज्यादा क्या ये तबाही मचा रहे हो? तो ह्वीसो गुस्से में कुछ बोलता भी नहीं है। दूसरा बंदा बोलता आखिर ये कहाँ से आ गया यार? और ह्वीसो मुस्कुरा रहा होता है और वो भी एक जमीन पे पड़ी हुई तलवार उठा लेता है। सामने वाला इंसान जब अपनी तलवार से कुछ बिजली जैसा ची फेंकता है तो ह्वीसो भी अपनी तलवार से एक मारता है और उसकी ची को पूरा उड़ा ही देता है, और वो बंदा भी उसके साथ में पीछे हट जाता है। और वो बंदा बोलता है अरे यार उसका पावरफुल मार्शल आर्ट कुछ ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है कि जो वो एक एल्डर होता है जो कि ह्वीसो की चीज से बहुत ज्यादा पीछे धकेला जाता है। दूसरा एक बंदा बोलता है एल्डर आप ठीक तो हो ना? और एक और बंदा बोलता है सभी लोग साथ में हमला करो। और सभी ने ह्वीसो को घेर भी लिया होता है, और वो लोग जब हमला करते हैं ह्वीसो बोलता है तुम सभी लोगों का स्वागत है अगर तुम ट्राई करना चाहते हो। और इसी के साथ में वो एक एक मारकर सभी को बेहोश किए जा रहा होता है। जो एल्डर होता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है यार, मुझे अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं हो रहा है। और तभी एक इंसान चिल्लाता है कि रुक जाओ, और सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। और वो इंसान बोलता है कि तुम कौन हो? ह्वीसो बोलता है आखिर ये पूछने वाला कौन है? तो सामने वाला इंसान बोलता है कि मैं हैनान फैक्शन का लीडर हूँ यू ग्योन। और इसी के साथ में ह्वीसो एक वो टोकन निकालता है और बोलता क्या तुम्हें ये याद आ रहा है? तो सामने वाला लीडर बोलता मुझे नहीं याद आ रहा। ह्वीसो वो टोकन उसकी तरफ फेंकते बोलता क्या तुम पक्का बोल सकते हो, जरा इसको करीब से देख लो। तो वो लीडर उसको देखता है और आगे ह्वीसो बोलता अब तुम्हें कुछ याद आया? लीडर बोलता कि ये पहली बार है जब मैं इसको देख रहा हूँ। ह्वीसो बोलता है कि सीरियसली, और क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्या? और मैंने सुना था कि ये जो जेड टोकन का क्रेस्ट है ये तुम्हारे हैनान फैक्शन का रिप्रेजेंटेट करता है। तो वो लीडर बोलता है कि आखिर किस तरह का जेड क्रेस्ट, और इसका हमारे हैनान फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ह्वीसो बोलता है तो चलो मैं तुमसे एक और चीज के बारे में पूछ लेता हूँ, और आखिर उस शादी का क्या जो कि इस जेड क्रेस्ट के मालिक और तुम्हारी बेटी के बीच में वादा किया गया था। तो सामने वाला लीडर बोलता क्या शादी, और आखिर तुम्हारा मतलब क्या इससे? ह्वीसो बोलता तुमने एक वादा किया था नहीं, और तुमने इस जेड क्रेस्ट के मालिक से वादा किया था कि तुम उसकी शादी कराओगे अपनी बेटी से, मतलब कि मेरी। तो वो हैनान फैक्शन का लीडर बोलता कि पागल बेवकूफ, और आखिर ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ह्वीसो बोलता बकवास, और शादी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और आखिर तुम इसमें ऐसे मना कैसे कर सकते हो? तो वो लीडर बोलता लगता है तुम सच में मरना ही चाहते हो। ह्वीसो बोलता कि हाँ, और अब तुम मुझे मर्डर करने की धमकी दे रहे हो, और तुम बस अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, और हम लोग असल में ऐसे जो कि वो बाद में देख लेंगे ना कि कौन मरने वाला है। और वो लीडर बोलता बास्टार्ड, और इसी के साथ में वो भी एक हमला करता है। और उसका हमला जो ह्वीसो की तरफ आ रहा होता है वो मन में सोचता चलो और मैं एम्परर स्वॉर्ड आर्ट के साथ में इस्तेमाल करूंगा। और जब वो एक हमला करता है तो सामने वाले लीडर के हमले को रोक देता है, और लीडर मन में सोचता ऐसा मार्शल आर्ट भी एग्जिस्ट करता है और अमेजिंग। और इसी के साथ में वो बोलता है हम सभी लोगों की अगर हम ताकत को कंबाइन कर दे, और वो लोग एक साथ में हमला करते और ह्वीसो भी अपनी ताकत सामने लाता है, और दोनों के ही जब हमले वापस टकराते तो ह्वीसो वापस अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार ऊपर उठाता है, और सामने वाले लोग मन में सोचते कि हम लोग गए काम से अगर हम इसको नहीं रोक पाए। और ह्वीसो एक हमला करता है और बहुत सारे पत्थर उड़ते हुए आ रहे होते। हैनान फैक्शन का लीडर अपने तलवार को सामने लाता है, और हम देखते हैं कि वो जो पत्थर होते हैं वहां पर जमीन पर ही गिर जाते वापस। और ह्वीसो कुछ नोटिस करता है कि वो जो तलवार होती है वो टूट जाती है, और वो देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। और तभी हम देखते हैं एक जो बुढ़ा आदमी होता है वो तलवार फेंकते हुए बोलता है अब मरो। और ह्वीसो की तरफ जब वो तलवार आ रही होती है तो वो बोलता है तुम कितने कायर हो, और वो अपना धनुष निकालकर उस तलवार को तोड़ देता है और बोलता चलो और मुझ पर वापस हमला करने की ट्राई करो। और वो सभी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते। ह्वीसो बोलता है कि अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं करूंगा। और सामने वाला बुढ़ा आदमी मन में सोचता क्या, और आखिर वो धनुष को ऐसे खींच क्यों रहा है अगर उसमें कुछ तीर भी नहीं है तो भी। और हम देखते हैं कि जब वो ची वाला एक तीर होता है वो जाता है और उस बुढ़े आदमी के कंधे पर लग जाता है, और वो बुढ़ा आदमी बोलता आखिर कैसे। और दूसरे लोग बोलते हमला करो, और सभी लोग ह्वीसो की तरफ आते और ह्वीसो उन सब के हमले से बचकर ऊपर कूद जाता है और बोलता कि हाँ, और तुम सभी लोग स्माइल फ्राइज हो यार, और यहाँ से दफा हो जाओ। और दूसरे लोग बोलते उनको पकड़ो, और ह्वीसो वापस उनके हमले से बच रहा होता है और पीछे कूदे जा रहा होता है। और आगे बोलता अरे यार, और इस स्पीड के साथ में तो तुम मुझे एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाओगे। और इसी के साथ में वो ऊपर कूदता है और 2 जगह और तीर चलाता है। एक जो वो दूल्हा होता है जिसकी शादी हुई होती है वो बोलता है ये इंसान कितना ज्यादा तेज और ताकतवर है, और प्लस वो धनुष, और मैंने कभी भी इस जैसे मॉन्स्टर के बारे में सुना ही नहीं मुरिम के अंदर, और आखिर वो हो कौन सकता है, और उससे भी ज्यादा आखिर क्यों। और तभी हम देखते हैं कि ह्वीसो उसके सामने आ जाता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम ही हो जिसने कि मेरी बीवी को चुराया। और इसी के साथ में वो एक और तीर चलाता है, और हैनान फैक्शन का लीडर बोलता है डॉज करो। और जब वो तीर उस दूल्हे को लगने ही वाला होता है और वो दूसरी जो उसकी दुल्हन होती है वो चिल्लाती है, और ह्वीसो मन में सोचता है वो औरत, और वो मेरी बीवी हो सकती थी अगर मैं बस 2 दिन पहले आ जाता, और उसकी गलती नहीं इस शादी के कारण। और आगे वो मन में सोचता है कि जिस तरह से मैं बड़े लोगों के कारण यहाँ पर हैनान में आया उसकी भी सेम सिचुएशन है, और वो अपनी चीज से उस तीर की दिशा बदल लेता और उस दूल्हे को नहीं लगता।
हुईसो बोलता है कि तुम बास्टर्ड, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे। और वो दूल्हा कुछ समझ नहीं पाता है। तभी हुईसो को किसी की आवाज आती है कि तुम बास्टर्ड। और हुईसो जब पीछे मुड़ता है तो एक बुढ़ा आदमी एक हमला करता है और हम देखते हैं कि उसके हमले से हुईसो के जो धनुष होता है वो फिर भी उससे रोक लेता है। वो बुढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा डरावनी एक नौजवान के रूप में। हुईसो बोलता है कि मुझे भी सेम चीज तुम्हें बोलनी चाहिए, तुम बुढ़े। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ओह, और ये बस तुम्हारी स्किल ही नहीं लेकिन तुम्हारा मुंह भी बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं चलने में। तो हुईसो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हैनान की बेशर्मी के सामने तो। बुढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या बेशर्मी। तो पीछे वाला वो लीडर बोलता है कि उसकी बात मत सुनो, और वो बस एक पागल बास्टर्ड है जो कि बकवास किया जा रहा है। हुईसो बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है बकवास, और आखिर एक इंसान जो एक शादी को बकवास बुलाए ऐसा कैसे बोल सकता है। और ये मैं बस 2 ही दिन तो लेट आया था, और ईमानदारी से को तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक वादा किया गया था और इसीलिए मैंने ये सारी चीजें सही और इतने समय तक बोर्ड को राइट करता रहा। और तभी वो साइड में देखता है और वहां पर एक और लड़की उसको देख रही होती है और वो बोलता तुम्हारी 2 बेटियां थी क्या। तो हैनान फैक्शन का लीडर बोलता आखिर तुम्हें क्या बकवास किए जा रहे हो, और आखिर तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता अगर मेरी 2 बेटियां है कि 3। और एकदम से हुईसो फिर बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, और मुझे लगा था कि जो जिस दुल्हन से मेरी शादी होने वाली थी आज उसकी शादी हो रही है। तो तभी वो दूसरी लड़की शर्माती बोलती अरे रे। और हैनान फैक्शन का लीडर बोलता तुम सच में मरना ही चाहते हो नहीं, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा इस तरह से मजाक उड़ाने की। और वो बुढ़ा आदमी बोलता रुक जाओ, और लगता है कि किसी तरह की गलत फहमी है। वो लीडर बोलता है एक्सक्यूज मी। और वो बुढ़ा आदमी बोलता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि शादी और दुल्हन। तो हुईसो बोलता है कि क्या आपको ये जेड क्रेस्ट याद है, और मैंने सुना था कि ये कोई ऐसा है जिससे कि आप हैनान फैक्शन की रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ये हैनान फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हुईसो बोलता क्या आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है। वो बुढ़ा आदमी बोलता बिल्कुल नहीं। हुईसो बोलता है हाँ, और तुमने मतलब शुरू से ये शादी को कैंसिल करने की स्कीम कर रखी थी क्या। वो बुढ़ा आदमी बोलता है फालतू में किसी पर भी ऐसे ही एक्यूजेशन मत लगाओ, मतलब कि इल्जाम मत लगाओ, चलो मुझे तुमसे पूछने दो, और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जो क्रेस्ट है ये हैनान फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हुईसो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये टोकन हैनान को रिप्रेजेंट। और तभी वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं हैनान फैक्शन के एक एल्डर के रूप में तुम्हें बताता हूँ, और इस जेड क्रेस्ट का तो बिल्कुल हमारे हैनान फैक्शन से कोई लेना देना भी नहीं है। हुईसो बोलता तो आखिर वो वादा किया कि आप वो शादी कराओगे उसका। तो वो लीडर बोलता है कि आखिर किसने किससे वादा किया। हुईसो बोलता है काफी लंबे समय पहले, और आप मेरे पिताजी के साथ में ट्रेवल करते हुए दोस्त नहीं बने थे, और मेरे पिताजी ने कहा था कि उसने आपसे वादा किया था कि एक शादी होगी और ये जेड क्रैश उसका सबूत है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं कभी हैनान छोड़कर गया ही नहीं, तो आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और आखिर तुम्हारे पिता है कौन, क्या वो कभी हैनान में आए हैं। और हुईसो एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती और सोचता है अरे यार, और ऐसा लगता तो नहीं है कि ये लोग झूठ बोल रहे। और सामने वाला वो लीडर बोलता है कि मैंने कभी भी किसी से भी कहीं भी ऐसा वादा नहीं किया है। हुईसो बोलता क्या आपने सच में ऐसा नहीं किया। वो लीडर बोलता हाँ सही कहा। और आगे हुईसो बोलता तो आखिर आपने जो वो मैसेज भेजा था अभी शादी का लेटर। तो वो हैनान फैक्शन का बंदा बोलता है मैंने कभी भी ऐसा कोई वादा नहीं किया, तो आखिर मैं एक मैसेज क्यों ही भेजूंगा। और हुईसो वो क्रेस्ट को इतनी जोर से दबाता है कि उसके हाथ से खून निकल जाता है, और वो सोचता है कि सारी चीजें झूठ थी यार, और साथ ही में मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, और ऐसे ही आकर यहाँ पर इतनी तबाही मचा दी। और भले ही वो कितना भी मुझे नहीं देखना चाहते थे, लेकिन यार पिताजी आखिर आप मुझे इस तरह से अपने ही बेटे को कैसे ट्रिक कर सकते हो, और सेम चीज तुम्हारे लिए भी ग्रैंडफादर। और ऐसा चिल्लाते हुए उसके मुंह से खून निकल जाता है, और सामने वाले लोग कुछ समझ नहीं पाते। हुईसो वहां पर घुटने पर गिर जाता है और बोलता है कि मैंने एक ऐसी गलती की जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले तो भी काफी नहीं है। और ऐसा बोलते हुए वो जमीन पर ही गिर जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वो सभी लोग एल्डर मीटिंग कर रहे थे और बोलते हैं कि आखिर डैमेज कैसी है। दूसरा बंदा बोलता है 47 लोगों को चोट लगी, लेकिन किसी को भी ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी और ना ही किसी की जिंदगी गई है। वो एल्डर बोलता है कि मैं समझ गया, और आखिर उसका क्या। तो दूसरा वो दूल्हा बोलता है कि आखिर वो अभी तक होश में नहीं आया। लीडर बोलता है कि आखिर आप उसके साथ में क्या करने वाले हो, और उसके कारण जो शादी थी वो बेकार हो गई और बहुत सारे लोगों को चोट भी लग गई। एल्डर बोलता है कि भले ही वो उसकी गलती है, लेकिन एक गलत फहमी थी, और आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं किसी ऐसे के साथ में क्या करूं जो अभी होश में भी नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये फैक्शन का लीडर बोल रहा था कि लेकिन हम इसको ऐसे माफ नहीं कर सकते नहीं। वो एल्डर बोलता बिल्कुल, और जब वो उठ जाएगा तो मैं उससे उसकी सजा के बारे में पूछूंगा। दूसरा वो बंदा बोलता मुझे लगता है कि ये ज्यादा ठीक रहेगा कि हम लोग उसकी कंडीशन को देख ले और अभी के उसके जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है उन सबको लॉक कर दे। एल्डर बोलता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। और तभी एक इंसान भागते आता है और बोलता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। लीडर बोलता है आखिर क्या हुआ। वो इंसान बोलता है जो जैपनीज घुसपैठिए है वो यहाँ पर अंदर आए जा रहे हैं। दूसरा लोग बोलते हैं क्या जैपनीज घुसपैठिए, और आखिर कौन सी साइड से। लीडर बोलता है कि आखिर वो किस तरफ से आ रहे हैं, और एकदम से खड़ा हो जाता है। दूसरे लोग बोलते हैं कि वो नोएन डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। लीडर बोलता है आखिर कितने लोग। तो दूसरा वो बंदा बोलता है कि लग रहा है कि यहाँ पर 1000 मतलब कि या फिर 1200 लोग हैं। लीडर बोलता है क्या 1200। और एल्डर बोलता है कि आखिर तुम हिचकिचा क्यों रहे हो, और सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो। लीडर बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे जैपनीज रेडर्स है, और आखिर कैसा रहेगा कि हम दूसरी जगह से हेल्प की रिक्वेस्ट करें। एल्डर बोलता है कि आखिर जो दूसरे वो कठपुतले है वो हमारी क्या ही मदद कर पाएगी। लीडर बोलता तो आखिर आप क्या चाहते कि हम हमारे मेहमानों से मदद मांगे। एल्डर बोलता कि हाँ वो करो, लेकिन किसी को भी जबरदस्ती मदद के लिए मत लेकर जाना। लीडर बोलता ठीक है मैं ये याद रखूंगा। आगे वो एल्डर खड़ा तो बोलता चलो और अब हमें जल्दी करनी चाहिए और हम लोग जल्दी इस जगह को छोड़कर वहां पर चलते हैं।
और सभी लोग बोलते ठीक है सर। और इसी के साथ में हम हुई सो के कमरे का सीन देखते जहाँ पर कि वो अभी भी बेहोश होता है और जो वो दूसरी लड़की होती है दुल्हन की छोटी बहन वो सब देख रही होती है। एक लड़की बोलती मिस और ये खतरनाक है और उसके ज़्यादा करीब मत जाइए। तो वो छोटी बहन जो होती है दुल्हन की वो बोलती ठीक है चलो लेकिन कुछ नहीं होने वाला और आखिर वो बेहोश है और तभी बोलती अरे रे। और हुई सो उसको देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम होश में कब आए। हुई सो बोलता है बस थोड़ी देर पहले। आगे वो लड़की बोलती है अगर तुम उठ ही गए थे तो आखिर तुम इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहे थे। हुई सो बोलता मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो लड़की बोलती ओए और तुम कुछ भी सस्पिशियस करने के बारे में सोचना भी मत और तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक्यूपंक्चर पॉइंट को लॉक कर दिया गया तुम हिल नहीं सकते। हुईसो बोलता क्या और ऐसा क्यों किया गया। वो लड़की बोलती हाँ और जरा इसके बारे में सोचो तुमने क्या किया है और हम तुम्हें वापस ऐसे जंगलियों की तरह तबाही नहीं मचाने दे सकते नहीं और तुम अभी भी अपने हाथ पैर थोड़े बहुत तो हिला सकते हो। हुईसो बोलता है तो क्या मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट को पूरा लॉक कर दिया गया। वो लड़की बोलती हाँ सही कहा और अभी इसको अनडू करने की कोशिश मत करना और कोई भी इसको यह नहीं कर सकता जब तक कि हमारे वो एल्डर यहाँ पर वापस नहीं आ जाते। और हुईसो बोलता है तो क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है। वो लड़की बोलती हाँ और अभी जो तुमने तबाही मचाई और ये तो सच में समझा जा सकता है कि तुम्हें अभी भूख लग रही होगी लेकिन तुम कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं हो कि तुम खाने को मांग रहे हो और तुम्हें तो बुरा भी नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं कि हुईसो के पेट से आवाज आती है और वो बोलता है कि मैं सच में माफी चाहता हूँ। और वो लड़की मुस्कुराते हुए मन में सोचती कि वो भले अजीब दिख रहा है लेकिन वो एकदम बच्चे की तरह एक्ट करता है। आगे वो बोलते कि जाओ और उसके लिए कुछ खाना लेकर आओ। नौकरानी कहती ठीक है। हुईसो बोलता है कि प्लीज और उसमें जितनी भी सब्जियां वगैरह और मसाले वाली चीजें वो सब हटा देना। और वो लड़की बोलती है हाँ और तुम सच में कुछ ज्यादा ही मांगते हो और भले हम लोग तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं फिर भी। और इसी के साथ में थोड़ा खाना लाया जाता है और हुईसो वो सारा खाना खाने लगता है। वो लड़की बोलती तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। हुईसो बोलता है कि क्या थोड़ा और मिलेगा प्लीज। और आगे वो नौकरानी वहां पर और खाना लेकर आती बहुत सारा। और वो लड़की बोलती तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो वो नौकरानी बोलती जरा बोलने से पहले वहां पर देख लीजिए मिस। और हुईसो वो सारा ही खाना खाया जा रहा होता है। और आगे वो लड़की बोलती चलो तो अब हमें बताओ कि आखिर तुमने इतनी मुसीबत क्यों की। तो हुईसो बोलता है कि मैं सच में और माफी मांग भी नहीं सकता। वो लड़की बोलती हाँ ये कोई ऐसी चीज है क्या जो तुम बस माफी मांग के सॉल्व कर सकते हो। हुईसो बोलता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता भले मेरे पास 10 मुंह हो जाए फिर भी। और तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और वहां पर कोई आता है और वो बोलता है योन। वो योन बोलती है कि ब्रदर वून म्योंग। और वून म्योंग बोलता है चलो और तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। योंग बोलती है कि आखिर क्यों। तो वून म्योंग बोलता है कि मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा जल्दी करो। और इसी के साथ में वो वहां से जाने लगते हैं। हुईसो मन में सोचता लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और एकदम से वो आलस लेते बोलते चलो अब पेट भर गया तो मुझे नींद आ रही है यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर बहुत सारे लोग एक जगह पर मैदान में खड़े होते और एक जो हैनन फैक्शन का एल्डर होता है बोलता आखिर जियोन साल सेक्ट का जो लीडर है उसको हमसे क्या काम है। तो सामने वाला एक काना बंदा होता है और बोलता है हाँ और मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया था और यहाँ पर एक शादी हो रही थी राइट। एल्डर बोलता है कि शादी कल के दिन थी। सामने वाला वो काना इंसान बोलता भले कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो करूंगा ही और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और 3 गिफ्ट के डब्बे सामने रखे जाते हैं और एल्डर जब देखता है तो वहां पर किसी का सिर होता है और सभी लोग बोलते हैं आखिर ये क्या। और वो काना इंसान बोलता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे चियोनसाल सेक्ट के इलाके के अंदर आने की। और मैं उनको सच में कुछ डिसिप्लिन के साथ में वापस भेजना चाहता था लेकिन लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि तुम लोग उनके अंतिम संस्कार तो कर लो और इसीलिए मैंने उनके शरीर के ऊपर पूरा नमक वगैरह लगा रखा है ताकि वो सड़े ना। और साथ ही में वो एल्डर बोलता है कि हम तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करते तो प्लीज अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। और वो काना इंसान बोलता है कि हाँ और आखिर हैनान फैक्शन कब से इतना ज्यादा शांत हो गया जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो यार। और हम लोग इतनी दूर तक ट्रेवल करके आए तो हमें थोड़ा खाना वगैरह तो मिलना चाहिए नहीं और थोड़ा मजा तो मिलना चाहिए। तो वो एल्डर बोलता है कि अभी जो फैक्शन लीडर यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर दूसरे मेहमानों वगैरह को सर्व नहीं कर सकते। वो काना इंसान बोलता है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस यहाँ पर ये 3 सिर तुम्हें डिलीवर करने के लिए आया था क्या। और तुम वहाँ पर वो जैपनीज इन्वेडर को मैंने इतना सारा पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं अमीर हूँ समझे तुम। और वो एल्डर कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता तुम लोग। तो सामने वाला काना इंसान बोलता है कि वो लोग जरूर अभी उन जैपनीज से लड़ रहे होंगे नहीं और लेकिन मैं पक्का बोल सकता हूँ कि जो माइटी हैनान फैक्शन है वो बिल्कुल भी उन जैपनीज लोगों से हारेगा नहीं। लेकिन तब तक क्या होगा और ये जगह तब तक तो राख बन जाएगी। एल्डर बोलता है कि हम बिल्कुल भी इसको वैसा नहीं होने देंगे जैसा तुम चाहते हो। और वो काना इंसान बोलता चलो देखते हैं कि अगर जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा कि नहीं। और इसी के साथ में वो बोलता चलो हमला करो और सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते। और वो काना इंसान बोलता है कि इनको मार डालो और ये हैनान फैक्शन को राख में बदल डालो। और इसी के साथ में उनकी लड़ाई चले जा रही होती है। और जब ये सब लड़ाई चल रही होती है एक बंदा मन में सोचता क्या यही वो अंत है क्या। और एक बंदा एल्डर को मारने ही वाला होता है लेकिन उस इंसान को एक तीर लगता है उसके गले में और वो मर जाता है। और ये होती है वो युआन और उसने वो तीर मारा होता है और वो एक और तीर चलाती है। एल्डर बोलता मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था। और दूसरा एक इंसान बोलता वो लड़की और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस ऐसे दूर से तीर चला लोगे और अगर तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा एनर्जी है तो तुम्हें इसको बिस्तर में इस्तेमाल करना चाहिए। वो लड़की बोलती तुम गंदे बास्टार्ड दूर हो जाओ। लेकिन वो बंदा उसके तीर को डॉज करते हुए उसके पास में आ जाता है और फिर उसका हाथ पकड़कर पीछे हो जाता है और लड़की बोलती मुझे जाने दो। और वो इंसान अपनी जेब निकालते बोलता है हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं हो चलो थोड़े मजे करते हैं। लेकिन तभी
हम देखते कि उसकी जीप को हवीसो आकर पकड़ लेता है और बोलता है ओए, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसी घटिया चीज दिखाने की। और आगे वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। युआन बोलती हाँ लेकिन कैसे। और हवीसो बोलता है कि मुझे खाना दिया गया था तो ये ठीक रहेगा ना कि मैं सबसे पहले तुम्हारा एहसान चुकाऊं नहीं। और आगे वो उस बंदे की जीप होती है उसको पकड़ कर ही खींच कर दूर फेंक देता है और वो बंदा दूर जाकर दूसरे लोगों से टकराता है। आगे हवीसो बोलता है चलो और मुझे थोड़े से तीर दे दो। वो लड़की बोलती ठीक है और इसी के साथ में कुछ तीर हवीसो को देती है। हम देखते कि हवीसो 3 तीर लेता है और चलाता है और 3 तीर से 3 लोग मर जाते। एक बंदा बोलता उस बास्टर्ड को पहले पकड़ो और सभी लोग हवीसो की तरफ आने लगते और हवीसो तीर चलाई जा रहा होता है और लोगों को मारे जा रहा होता है। वो काना बंदा बोलता ये नहीं हो सकता यार। हवीसो बोलता डैम इट, और मेरे सारे तीर खत्म हो गए। तो वो काना इंसान बोलता उसके पास में अब और तीर नहीं बचे और जाओ और उसकी गर्दन काट दो। और सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते। युआन बोलते आखिर अब क्या। हवीसो बोलता डैम इट यार, और इससे तो अब मैंने जितना भी खाना खाया सब पच जाएगा। और वो ची का इस्तेमाल करके तीर चलाने लगता है और उन लोगों को भी उड़ाया जा रहा होता है। आगे वो बोलता चलो जो भी मरना चाहता है मेरी तरफ आ जाओ। और एक जो वो एल्डर होता है वो बोलता एक मिनट, वो अगर वो हमारी मदद करेगा तो हमारे जीतने का चांस है। और वो काना इंसान बोलता रॉयल गार्ड्स और इस पर हमला करो। और कुछ गार्ड्स होते वो उसकी तरफ बढ़ते। हवीसो बोलता कि ये थोड़ा खतरनाक है तो इसलिए तुम यहीं पर रुकना। और इसी के साथ में वो अपने धनुष की डोरी को खोलकर अपने हाथ से बांध लेता है और बोलता है कि तुम सभी का स्वागत है और चलो, और अब से ये रास्ता नर्क के लिए जाएगा। और ऐसा बोलते हुए वो अपने धनुष के उस लकड़ी से उनको मारे जा रहा था, मतलब लोहे की। और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि जल्दी करो, और हेनान फैक्शन का हेडक्वार्टर अभी खतरे में है। और जितने भी हेनान फैक्शन के लीडर, वो दूल्हा सब होते हैं, एल्डर, सभी लोग जाए जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो, और वो लोग तब तक के लिए टिक सकते हैं नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर हवीसो हाफ रहा होता है उन लुटेरों के सामने। और वो काना इंसान बोलता है कि अगर तुम अभी पीछे हट जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हवीसो बोलता है अरे अरे, और ये तो मुझे बोलना चाहिए, अगर तुम अभी पीछे हट जाओगे तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये जब काना इंसान बोलता है कि तुमने मेरी दया को रिजेक्ट कर लिया और भले तुम कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और हेनान फैक्शन को तो राख में बदल ही दूंगा। तो हवीसो बोलता है कि ओए, और मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए रास्ता दिया था लेकिन तुम बस मरना ही चाहते हो नहीं। सामने वाले लोग बोलते चलो और सारे एनर्जी इस्तेमाल करो और उसको सोचने का भी मौका मत देना। और सभी लोग हवीसो की तरफ भी बढ़े जा रहे होते और हम देखते कि हवीसो भी अपनी उस लकड़ी से उनको सबको मारे जा रहा होता है। और तभी उसकी जो वो टेक्निक इस्तेमाल करता है, दूसरा एक दूर से बंदा देखते बोलता है एक मिनट, वो स्वॉर्ड आर्ट। और एक जो काना बंदा था बोलता आखिर ये कैसे हो सकता है। और मैं पक्का बोल सकता कि वो थका हुआ था लेकिन वो अचानक से तेज हो गया और जल्दी से, और उसको हमारा फाइनल मूव दिखाओ। और कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ते हमला करने के लिए। एल्डर दूर से देखता मन में सोता है भगवान, और वो लोग अपनी जिंदगी को खतरे में और खत्म करते हुए भी उस पर हमला कर रहे। और हवीसो बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ में मरने से मना करता हूँ, समझे। और इसी के साथ में दूसरे बंदे को डॉज करते हुए एक मुक्का मारता है और एक इंसान को एक लात मारकर दूर कर देता है। और वो काना इंसान बोलता है ये मॉन्स्टर। और तभी आवाज आती है कि वहीं के वहीं रुक जाओ। और एक इंसान ने उस लड़की को पकड़ लिया था, युआन को। और दूसरे लोग बोलते हैं ओह योन। और वो काना इंसान बोलता है कि हाँ चलो और जल्दी से घुटने पर आ जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो लड़की अपनी जिंदगी खोने वाली है। और हवीसो पीछे देखता है। वो काना इंसान बोलता क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या, और अभी के अभी अपने घुटने पर आ जाओ। हवीसो बोलता क्या होगा कि अगर मैं ना आना चाहूँ। तो दूसरा इंसान बोलता है कि तो ये लड़की मरने वाली है। हवीसो बोलता है कि अगर वो मरी तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, और अपने बहुत सारी ची को रिलीज करता है और दूसरे लोग उससे थोड़े डर जाते हैं। और आगे वो काना इंसान बोलता है ध्यान से देखो, और वो लड़की मरने वाली क्योंकि तुम्हारे घमंड के कारण। तो हवीसो वापस अपने वो डोरी को धनुष पर चढ़ा देता है और वो उसके काने बंदे की तरफ वो खींचने लगता है। काना इंसान बोलता पागल बास्टर्ड, और क्या तुम सच में उस लड़की को मरते हुए देखना चाहते हो। हवीसो बोलता मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना, अगर वो मरी तो तुम सभी लोग मरोगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम में से कोई भी इंसान यहाँ से जिंदा बच के नहीं निकलेगा। और इसी के साथ में बहुत ज्यादा चीज वहां पर इकट्ठा होने लगती है और वो मतलब दूसरे लोग भी देखते हो, सोचते कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और सभी लोग इसको डॉज करो। और हवीसो बोलता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, और वो आसमान में एक तीर चलाता है और फिर बोलता है कि स्कैटर एरो, और आसमान से तीरों की जैसे बारिश हो जाती है और सभी लोग उससे मारे जा रहे होते हैं। और इसी के साथ में अंत में वो काना इंसान ही खड़ा होता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, और आखिर इस जैसा इंसान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और एक हमले के साथ में जितने भी एल्डर और मेरे बॉडीगार्ड थे सभी लोग खत्म हो गए, यहाँ तक कि मेरे जितने भी लोग थे साथ में। और वहां पर रोए जा रहा होता है हंसते हुए भी। एक इंसान बोलता सेक्ट लीडर, और वो काना इंसान बोलता ग्रेट एल्डर, और मैं यहाँ पर अपने लोगों के साथ में मरूंगा। हवीसो बोलता है कि अगर तुम अपने घुटने पर आ जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो काना इंसान बोलता नहीं, और मैं मरने ही वाला हूँ लेकिन तुम्हारे साथ में। और एक और इंसान बोलता प्लीज हमें माफ कीजिए सर ईउल जी। और हवीसो कुछ समझ नहीं पाता। सामने वाला एक इंसान बोलता हमारे जो लोग हैं सब मर चुके, तो इसीलिए सेक्ट लीडर भी मरे हुए इंसान से कुछ ज्यादा नहीं, और ये ओल्ड मैन आपसे भीख मांगता है। हवीसो बोलता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे कि मेरा लास्ट नेम ईउल जी है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि सिर्फ फैंटम एडचर, उसी के पास में ऐसा एक लोहे का धनुष हो सकता है और वही ऐसा मिस्टीरियस बो आर्ट इस्तेमाल कर सकता है, और साथ ही में वो सारी स्किल्स। आपने जो भी तलवारबाजी की स्किल दिखाई वो पियरलेस ट्रिपल यूनिटी ब्लेड थी, राइट। हवीसो बोलता आखिर तुम्हें कैसे पता। तो सामने वाला इंसान बोलता है कि मैंने ये पहले देखा हुआ है, भले एक बार था लेकिन आखिर मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। और साथ ही में ये देखने से ऐसा लग रहा था कि जो पैलेस लीडर हुआन या की स्किल है वो भी उसमें सेम थी, नहीं। और क्या मैं सही हूँ। हवीसो बोलता आखिर तुम्हें कैसे पता। और वो सामने वाला इंसान बोलता है कि मैंने
पैलेस लीडर हुआन या को एक बार पहले लड़ाई में गाइड किया हुआ है। और वीसो बोलता है ऐसी बात है। सामने वाला इंसान बोलता है तो प्लीज इस ओल्ड मैन पर दया दिखाए और हमें माफ कर दीजिए। वीसो बोलता है तो लड़ाई का क्या? वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि जिस पल आप यहाँ पर बीच में पड़ गए तो ये लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। वीसो बोलता है तो लगता है कि हम लोगों को और लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, दूसरा बंदा बोलता है सेक्ट लीडर और प्लीज हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। और बुढ़ा आदमी बोलता है जो लोग चल सकते हो वो दूसरे लोगों को उठाओ। और इसी के साथ में सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है योन तुम ठीक तो हो ना? और योन एकदम से होश में आती है और बोलती है कि एक मिनट, और आखिर दूसरे सेक्ट वालों का क्या हुआ? तो वो एल्डर बोलता है कि सर यूल जी के कारण हम लोग इतने ज़्यादा खतरे से बच पाए। और वीसो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, और मैंने वो शादी में जो तबाही मचाई उसके सामने तो। वो एल्डर बोलता है और प्लीज, और वो तो बस एक गलत फहमी के कारण हुआ था नहीं। और वो योन बोलते कि मुझे भी तुमने बचा लिया। वीसो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैं जो तुमने खाना दिया उसके बदले में एहसान तो चुका पाया। और इसी के साथ में हम देखते कि हैनान फैक्शन के जितने भी लोग होते सब भी आ जाते। और तभी वो एक जो एल्डर होता है वो बोलता है आखिर क्या हुआ, और आखिर वो चियोनाल सेक्ट के बास्टर्ड कहाँ चले गए। और वो दूसरा जो एल्डर होता है बोलता है फैक्शन लीडर, और वो सभी लोग यहाँ से चले गए। दूसरा वो बुढ़ा आदमी बोलता है क्या चले गए, और आखिर कब? और एक मिनट रुको, तुम बोले वैसे सिंपली चले गए। एल्डर बोलता है कि हाँ वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और सामने वाला लीडर बोलता है आखिर कितनी अच्छी बात है, और जरूर उनके पास में ज़्यादा लोग नहीं होंगे। नहीं, तो एल्डर बोलता नहीं, और वहाँ पर इतने सारे लोग थे कि हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल था। यूएन बोलते कि हाँ कुछ 200 के आसपास लोग थे। तो लीडर बोलता आखिर कैसे? तो दूसरा एक बंदा बता रहा होता है कि अंत में जो सर यूल जी थे वो आ गए और उन्होंने सबको हरा दिया। और इसी के साथ में जो एल्डर होता है बोल रहा था तो ऐसा हुआ। लीडर बोलता हम सच में काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि भगवान ने हमारी मदद की। दूसरा एल्डर बोलता कि ये भगवान नहीं लेकिन सर यूल जी थे जिन्होंने हमारी मदद की। दूसरा वो एल्डर बोल रहा था कि मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे हैनान फैक्शन को बचा लिया। और यूल जी बोलता है कि चलो, लेकिन जो शादी के दौरान मैंने तबाही मचाई उसके सामने तो ये कोई बड़ी डील नहीं थी। एल्डर बोलता चिंता मत करो, वो सब तो भूतकाल की बात है। और एक मिनट रुको, और मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, और मेरा नाम युग च्योन च्योन है। तो ही सो भी अपना नाम बताता है। और युग च्योन बताता है कि आखिर तुम्हारी उसकी रिलेशनशिप उसके साथ में क्या जिसको कि चाइना के सबसे महान और ताकतवर इंसान कहा जाता है फैंटम एर्चर यूलजी सोम उनके साथ में। तो वी सो बोलता है कि वो मेरे पिताजी है। और सभी लोग वो सुनकर चौंक जाते। और वो एल्डर बोलते हैं कि तुम बोल रहे हो कि तुम फैंटम एर्चर यूलजी सोम उनके बेटे हो, और साथ ही में उसी ने तुम्हें यहाँ पर हैनान फैक्शन में भेजा है। वी सो बोलता है कि हाँ, और उन्होंने मुझे माउंट पैक्टो से भेजा यहाँ पर मुझे अपनी बीवी को ले जाने के लिए। और वो जो योन होती है वो ये सुनकर शर्मा जाती है। और इसी के साथ में ये जो सोमन वाली और वी सो की कहानी ये यहीं पर खत्म होती है। और इसके बाद में भी थोड़ी कहानी बीच में स्किप हो गई, लेकिन वो अगले जो पार्ट शुरू होगा उसमें मैं तुम्हें बता दूंगा। और क्योंकि अब से मैं नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रूल मुरिम यहीं तक था, अब से थोड़ा सा वो कम क्रूल हो जाएगा, मतलब कॉमेडी जैसा ज़्यादातर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।